नमस्कार दोस्तों, स्वाधीन भारत में आपका स्वागत है। ये आज का पहला एपिसोड है जिसमें हम लोग बात करेंगे एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि भारत के लिए अपने जान दे दी थी। सुभाष चंद्र के पहले, भगत सिंह से पहले, सुखदेव से पहले, चंद्रशेखर आज़ाद से भी पहले हमारे देश के लिए जो शहीद हुए थे उनका नाम था जतींद्र नाथ मुखर्जी, और बाद में उनका नाम भी हुआ बाघा जतीन। उनका नामकरण क्यों हुआ, कैसे वो एक शेर के सामने आए और उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए चलिए पूरा कहानी सुनते हैं। बालेश्वर से 15 किलोमीटर दूर चसाखंड के इलाके में ये फाइनल जो वार हुआ था ब्रिटिश और जतींद्र नाथ मुखर्जी और उनके जो साथी थे उनके बीच में। उनके जो 4 साथी और जतींद्र नाथ मुखर्जी सभी शहीद हो गए थे। सभी को वीर गति प्राप्त हुई उसी युद्ध में। लेकिन उनके बाद जो 1990 में उनके एक मेमोरियल वो चसाखंड में किया गया, वहाँ पे कुछ क्लिप्स आपको देखने में मिलेगा। हम लोग कुछ गए थे, कुछ कलेक्ट किए हैं। उसके विजिट के दौरान बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ता है कि उनके जो मेमोरियल है वो हाईवे से सिर्फ 2 किलोमीटर है, और वो 2 किलोमीटर अभी तक इतना कच्चा रास्ता है, अगर बारिश हो जाए तो शायद उसके अंदर आप जाने के लिए मन नहीं करेंगे, जा नहीं पाएंगे। इतने गड्ढे वहाँ पे है, तो गाड़ी आप चलाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। आप देख लीजिए क्लिप्स, उनके अंदर भी गए थे, क्या हालत है वो मेमोरियल में, क्या था और क्या है। आप सोच सकते हैं कि सुभाष चंद्र जी ने 1940 के दौरान जर्मनी के साथ टाइप करके किया था, लेकिन वो 1914-15 में ही वो जर्मनी के साथ टाइप करके ये सब कर रहे थे। नाम था जतींद्र नाथ मुखर्जी, जो कि 1879 को उनका जन्म होता है, दिसंबर 7। गांव था कुष्टिया, ये था बांग्लादेश में अभी जो आता है। सिर्फ 5 साल के थे, उसी के दौरान उनका पिताजी भी गुजर गए थे। उसके बाद उनका माताजी उनका टेक केयर कर रहे थे, जाहिर सी बात है। उनको बहुत ही रुचि रहती थी जब बचपन में ही, जब जो ड्रामा होता है स्कूल में कि जो भी एक्टिंग वगैरह होता है तो उसमें वो रुचि रहती थी। जैसे कि उस टाइम चलता था राजा हरिश्चंद्र का ड्रामा हो कि ध्रुव का, प्रहलाद का, इस टाइप का ज़्यादा ड्रामा में वो ज़्यादातर एक्टिव रहते थे। उसके बाद स्कूल के बाद फिर कॉलेज में आए। कॉलेज में जो सेंट्रल कॉलेज ऑफ बंगाल, जो कि अभी खुदीराम बोस के कॉलेज के नाम पे जाना जाता है, वहाँ पे एडमिशन हुए फाइन आर्ट में। और फाइन आर्ट में ज्वाइन होते ही वो एक स्टेनो का कोर्स भी कर लिए, क्योंकि स्टेनो उस टाइम बहुत ही अच्छा करियर के रूप में माना जाता था, तो इसीलिए करियर के लिए स्टेनो का भी कर लिए, शॉर्ट हैंड का जो होता है टाइप का। और ये कॉलेज के समय से ही वो ज़्यादातर जो वॉलंटियर होता है, जो यंग वॉलंटियर होते हैं, जहाँ पे कुछ नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई फ्लड आया, कोई पैंडेमिक आया, तो ये लोग एकजुट होकर वो ग्रुप बना के तो रेस्क्यू काम में लग जाते हैं। उसी के दौरान उनके जो ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रहा था, तो सिस्टर निवेदिता, जो कि स्वामी विवेकानंद के डिसाइपल थे, उनके नज़र में ये आए, तो इसके लिए वो इनको जतींद्र नाथ मुखर्जी यानी बाघा जतीन को वो स्वामी विवेकानंद जी के पास लेके गए। और वहाँ पे भी उनके वार्तालाप हुआ विवेकानंद जी से। वहाँ पे कुछ आप बोल सकते हैं कुछ टिप्स दिए, और उनका भी टीचिंग लेके वो फिर आगे बढ़ते गए। फिर और कुछ दिन के बाद फिर श्री अरविंद जो थे एक रिवोल्यूशनरी, उनके नज़र में भी आए, उनके साथ भी काम किया, उनके अंडर ही आप बोल सकते हैं काम किया, उनके डायरेक्शन में। और बहुत सारे पार्टी और बहुत सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन अंदर करते गए। 1899 में वो चले आए पढ़ाई छोड़ के। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर चले आए, वहाँ पे उनका शादी भी हो गया। उनके 4 बच्चे थे। उसी के बीच में 1905 में बंग विभाजन जो हुआ, ब्रिटिश ने दोनों को बंग को सेपरेट कर दिया। उसके दौरान बहुत ही एजिटेशन हुआ, बहुत ही हंगामा हुआ। देश भर में पूरा ये नाराज़गी थी उनके खिलाफ। उसी के दौरान इनका भी आविर्भाव होता है, और श्री अरविंद जो थे उनको सजेशन देते हैं कि एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन करो, और उसी के लिए ये जुगांतर पार्टी का भी गठन करते हैं 1906 में। और इससे पहले और एक बात बोल दूं, 1906 में जब वो स्काउट कर रहे थे जंगल के अंदर, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे, कुछ कर रहे थे उनका एक्टिविटी जो करने के लिए, उसी के दौरान एक रॉयल बंगाल टाइगर का उनका सामना होता है। और हैंड टू हैंड फाइट में वो
कुछ ही देर में वो रॉयल बंगाल टाइगर को मार देते हैं अकेले। लेफ्ट हैंड का एल्बो उसके फेस में रख के, राइट हैंड में वो डैगर लिए, कुकरी उसको बोलते हैं उनके लैंग्वेज में, लेकिन उसको डैगर जो आप समझ सकते हैं, वो डैगर में उसके गला को बार बार मारते हुए उसको मार दिया। वहीं पे वो मर गया, वो टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर आप समझ सकते हैं। ये चीता नहीं है, रॉयल बंगाल टाइगर है, और जिसको देखते ही बड़े बड़े हस्ती का पसीना निकल जाता है। देखा गया है ऑलरेडी, साइंटिफिक प्रूव है कि जो कि जू में आप लोग देखते हैं उनके कैपेबिलिटी जो होता है हंट करने की बहुत ही कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 70% अगर होता है। लेकिन जंगल में जो रहते हैं कार्निवरस एनिमल, उनका जो एबिलिटी है हंटिंग की वो 100% होती है। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने उनको एक सिल्वर सील दिया था जिसमें खुदाई था कि उनका और शेर के जो पोस्चर थे उसी के वो सीन था। और 1907 में उनको भेजा जाता है एक स्पेशल वर्क में दार्जिलिंग को, और वहाँ पे वो 3 साल के लिए रहे। और उसी के दौरान वो बहुत ही संगठन में इधर उधर बहुत काम करते रहे सिक्रेटली, संगठन को मजबूत करने के लिए आप बोल सकते हैं। तो उसी के दौरान एक हादसा हुआ, हादसा मीन्स एक इंसिडेंट हुआ, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ पे थे कि सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन में उनके साथ हाथापाई हो गया। तो हाथापाई के बाद जो पेपर में जो निकला कि एक इंडियन ने ब्रिटिश कुछ ऑफिसर को अकेले ही धो डाला, इसी तरह का कुछ निकला, जिसके वजह से और वो कोर्ट प्रोसीडिंग में भी चला गया, जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में। उसके दौरान कंप्रोमाइज़ तो हुआ, लेकिन जज ने उनको वार्निंग देके छोड़ दिया कि अपने बिहेवियर को ठीक करो। हम बोल सकते हैं कि 1908 में वालीपुर का बम केस जो रहा उसमें बहुत ही बड़े बड़े दिग्गजों का नाम सामने आया, जिसमें से श्री अरविंद एक नाम थे। उसी के दौरान जतेंद्र नाथ मुखर्जी यानी बाघायतीन ने उनके जो संगठन थे उनको सुदृढ़ करने के लिए लग गए। उनमें से एक नाम था पथुरिया घाट व्यायाम समिति। उसमें से एक्चुअली वो आर्म कैसे चलाते हैं, कैसे रेसलिंग करते हैं, ये सब वो फिज़िकल ट्रेनिंग जो होता है वो सब दिया करते थे। और जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट वगैरह जैसे थे उस तरह की ट्रेनिंग वहाँ पे दिया जाता था, सभी को एम्पावर किया जाता था। और उसी के दौरान 1909 में 2 बंदों के साथ उनका भी नाम आया एक मर्डर केस में, और वहाँ पे उनको छोड़ दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस मिला नहीं था। लेकिन उसके फिर तुरंत बाद फिर से उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक 46 रिवोल्यूशनरी के साथ जो अनुशीलन समिति के जो रिवोल्यूशनरी थे उनके साथ ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उसी के वो 11 महीने जेल में रहे, हावड़ा जेल में। 1911 में वो रिलीज हुए। उसके बाद जब निकले उनको पता चल गया कि ये छोटे छोटे इंसिडेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ बड़े तौर पे करना पड़ेगा। जैसे कि 1857 में जिस तरह के देश भर में अपराइजिंग हुआ था उसी तरह का कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, और उसी के काम में वो लग गए। 1912 में जर्मन क्राउन प्रिंस जो थे वो कलकत्ता विजिट किए थे। उसी के दौरान वो उनसे मुलाकात किए, और उनके साथ वो एमएन रॉय भी थे जो बोलते हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का इंडिया में जो फाउंडिंग मेंबर थे उनमें से एक है। उनके वो उस टाइम उनके खास लेफ्टिनेंट थे, और वो जर्मन क्राउन से मिलके उनके साथ डील करते हैं कि जो आर्म है, जो आमुनेशन है, वो जर्मन प्रोवाइड करेगा फ्रीडम के लिए, भारत के फ्रीडम के लिए। क्योंकि उसी टाइम ही सुना जा रहा था कि जर्मनी किसी भी टाइम में भी ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, उनका तो कुछ गुजारा करने के लिए कुछ नहीं था, उनका जो गवर्नमेंट जॉब था वो भी छीन चुका था। रेलवे के ठेकेदार में वो कुछ काम करने लगे। फिर कुछ ही दिनों में उनका फैमिली के साथ हरिद्वार गए, फिर वृंदावन गए। वहाँ पे उनका एक मुलाकात हुआ स्वामी निरालंब के साथ, जो कि एक फ्रीडम फाइटर वो भी थे संन्यास लेने से पहले। उनके पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन था और लिंक भी था। उनमें से एक लिंक था रास बिहारी बोस, जो कि ईपी एंड पंजाब में वो सब ऑर्गेनाइजेशन का वो मुखिया थे। फिर वो 1912 में जब वापस आते हैं, फिर आप जैसे जानते हैं 1911 में फिर से रिस्टोर हो गया था, जो बंग विभाजन था फिर से यूनाइटेड हो गया था। और ब्रिटिश भी उसी टाइम जो कलकत्ता में उनका कैपिटल था वो दिल्ली को शिफ्ट कर लिया। 1913 में एक इंसिडेंट हुआ था, फ्लड हुआ था, जो कि वर्धन और मेदिनीपुर इस इलाके में बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ था। उस टाइम वो रेस्क्यू काम में लगे थे, बहुत ही यंग
जो फ्रीडम फाइटर थे, जो रिवोल्यूशनरी थे, उनको सब इकट्ठे किए। और इकट्ठे करने के बाद वो उस टाइम जुगांतर पार्टी का भी रीऑर्गेनाइज कर रहे थे। और ये रासबिहारी बोस को बहुत ही अच्छा लगा कि उनका लीडरशिप ऐसा था कि बहुत ही डायनामिक था, तो इसके लिए वो भी बहुत काफ़ी इम्प्रेस हुए उनसे। और इसी के दौरान 1907 से ही उनका कुछ लोग जो कि जर्मनी, यूएस और इंग्लैंड में भी बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ से रिवोल्यूशनरी शिफ्ट होकर वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन गठन कर रहे थे। तो जतिन के लोगों ने उनके साथ भी टाइप किया, उनके साथ टाइप करके जो इन्फॉर्मेशन का जो चैन था कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे रिवोल्यूशन को पूरा देश भर में एक ही साथ उठाया जाए, इसके लिए एक अपराइजिंग, कैसे आर्म रिवोल्यूशन, आर्म अपराइजिंग कैसे देश भर में एक ही साथ किया जाए। जो इमिग्रेंट्स थे वहाँ पे, जो इमिग्रेंट्स थे मतलब जो जाते थे यूएस को, उनको सब बोला जाता था जो उनका राइट्स थे अमेरिका में, उनके बारे में उनको अवेयरनेस दिया जाता था। और उनके देश के प्रति जो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उनको बोला जाता था। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा चल रहा था वहाँ पे भी। गद्दर पार्टी का भी संगठन उस टाइम वहाँ पे हो गया था। और इन्हीं सभी के साथ वो ऑलरेडी सिंक में थे भगत के लोगों ने। और भगत 1914 में जैसे कि जर्मनी ने युद्ध छेड़ देते हैं ब्रिटिश के खिलाफ भी, तो उसी के दौरान उनको पता चल जाता है कि अभी तो टाइम आ गया पूरा आर्म रिवॉल्यूशन करना है। और उसी के दौरान पूरा लिंक एस्टेब्लिश करते हैं जर्मन के साथ आर्म डिस्पैच करने के लिए। वहाँ पे एक बर्लिन पार्टी थी जो कि जर्मन में उनका संगठन था, उनके साथ भी उनका टाइप था, जो कि वो लोग देख रहे थे वहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन कर रहे थे जर्मन गवर्नमेंट है उनके साथ बात करके, कैसे आर्म एंड आर्मुनेशन भेजने के लिए। बोलते हैं कि आर्म आर्मुनेशन जो था उनका क्वांटिटी 30,000 राइफल था और 400 राउंड बुलेट्स पर राइफल। जहाज़ में वो ऑलरेडी डिस्पैच हुआ था बोल के बोलते हैं, पता नहीं वो हुआ था कि नहीं, क्या उसके बारे में पूरा सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ये ऑलरेडी डिस्पैच हुआ था, क्योंकि जतिन ने वो कंफर्मेशन रिसीव किया था जर्मन गवर्नमेंट से कि ऑलरेडी ऑन द वे है बोल के। और ये बात लीक हो गई। ये जो प्लॉट था पूरा कंस्पिरेसी का, आप बोल सकते हैं जो फ्रीडम फाइटिंग का जो पूरा प्लॉट था वो ब्रिटिश को पता चल गया। जो यूएस में गद्दर पार्टी थे वहाँ पे वो पार्टी के ही कुछ कर्मचारी जो कि जर्मन के ऊपर जो डिप्लोमेट्स थे उनके ऊपर नज़र रखे हुए थे, जो यूएस के थे वो, और यूएस के बिहाफ में वो काम कर रहे थे, वो उनका स्पाई थे। तो वो लोग उसको वो डाटा इंटरसेप्ट कर लिए और इंटरसेप्ट करके वो फिर ब्रिटिश को दे दिए। फिर ब्रिटिश ने उनको जानने के बाद फिर काफ़ी तलाशी ली, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल में भी तलाशी ली और कोस्टल एरिया को पूरा सील कर दिया, जैसे कोई भी जहाज़ आ नहीं पाए, जा नहीं पाए। और बोलते हैं कि जो जर्मन का जो आर्म जो डील देखता था जो ऑफिसर, वो भी डबल माइंडेड हो गया, वो भी इंफॉर्मेशन दे दिया ब्रिटिश को, जिसके बाद वो ब्रिटिश वो जहाज़ वो सीज कर लिया। और इसी के दौरान वो उससे होने से पहले जतीन्द्रनाथ मुखर्जी उनके जो लेफ्टिनेंट थे वो थे एम एन रॉय, उनको वो भेजे इंडोनेशिया। वो इंडोनेशिया जाने के बाद बहुत कुछ अरेंजमेंट किए, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, जहाज़ आए, कंसाइनमेंट और कार्गो वो ठीक से हैंड ओवर हो पाए। उनका प्लान एक्चुअली वही था कि जहाज़ आने के बाद वो सुमित्रा में इंडोनेशिया में वो रिसीव करेंगे, उसी जहाज़ में जाके जो सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार में, अंडमान में जो सेलुलर जेल है, जो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी वहाँ पे कैद थे, उनके जाके वहाँ पे छुड़ाएंगे और उनको वहाँ पे आर्म्ड करेंगे। और उसके बाद वो फिर कोस्टल में बालेश्वर में आएंगे, उसके बाद पूरी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जब कि उनका प्लान था, ये एम एन रॉय वहाँ पे गए इंडोनेशिया में और कुछ अरेंजमेंट्स करके फिर मद्रास वापस आए। मद्रास आने के बाद वो एक चिट्ठी लिखी थी कलकत्ता को, उनके जो समिति थे, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको एक चिट्ठी लिखी थी। तो ये चिट्ठी ब्रिटिश के हाथ लग गया, इंटरसेप्ट कर लिया ब्रिटिश ने। तो उनके बाद उनको पता चल गया कि बालेश्वर में तो कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद पूरी तरह से तलाशी ली गई। उनका एक हैरी एंड सन बोल के कंपनी था जो कि खास इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को पहुंचाने के लिए आपस में, जैसे कि जर्मन में हो, यूएस में हो, इंग्लैंड में हो, इस सब जगह में जो कम्युनिकेशन आपस में करने के लिए एक स्पेशल एक ये किया गया था कंपनी। तो ये
वहाँ पे कुछ तलाशी के दौरान उनको एक चिट्ठी मिलती है जिसमें से लिखा होता है कप्ती पदा, और वहाँ पे उन लोगों को पता चलता है कि यहीं पे ये छुपे हुए हैं, जो कि बगावतीन यहीं पे छुपे हुए हैं, क्योंकि जो परिस्थितियाँ था उस टाइम वो ठीक नहीं था, इसके लिए वो बगावतीन चले आए थे कप्ती पदा। और ये उनको पता चल जाता है ब्रिटिश को उन चिट्ठी के दौरान, एक लिखा होता है कप्ती पदा, उनको फिर भेजते हैं आर्मी इंटेलिजेंस, उनको जो इंटेलिजेंस थे बंगाल का, जो ब्रिटिश का जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनको भेजा जाता है वहाँ पे कप्ती पदा में। और फिर उनके बाद उनका नाम पे भी बहुत ही इनाम रख देते हैं, जैसे कि ब्रिटिश हमेशा आमतौर पर करते हैं। पता चलता है बगावतीन को कि ये सब ब्रिटिश को ऑलरेडी पता चल गया है, हम लोग को अभी निकलना है। वो लोग निकलते हैं बालेश्वर की तरफ। वहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर होगा ये जो चसाखंड है, वहाँ पे आके वो लोग पोजीशन लगते हैं, क्योंकि पूरा ब्रिटिश उनको पता चल गया था, उनको पूरा फॉलोअप कर रहे थे। और पूरा जंगली पहाड़ी इलाका में गुजरते हुए पैदल ही वो आ गए 50-60 किलोमीटर चल के। और वहाँ पे जो बुढ़ाबलंग रिवर है बालेश्वर में, उसको वो फिर पार करके एक गांव है चसाखंड, जहाँ पे उनका अंतिम सांस लिए थे, अब बोल सकते हैं जी कि अंतिम फाइट हुआ था, ये चसाखंड फाइट हुआ था। तो वहाँ पे वो आके कि हिलॉक में, मतलब एक छोटी सी पहाड़ी इलाके में वो पोजीशनिंग लेते हैं। भद्रक चांदवाली में जो आर्मी बटालियन था उनका ब्रिटिश का, वो उनको भी बुला लिए थे, तो सभी पूरा पोजीशनिंग ले गए थे। उनके पास राइफल था एडवांस्ड, उसी टाइम का जो एडवांस्ड राइफल था उनके पास था, लेकिन जतिन और उनके 4 साथी जो थे उनके पास सिर्फ माउजर सी था और कम ही कुछ बुलेट्स थे। तो इसी अनपैरेलल अनइक्वल जो फाइट था वो 75 मिनट्स चला। उसकी के दौरान उनको गोली लगी, एक साथी उनका वहीं पे शहीद हो गया, और बगावतीन भी गोली लगी उनको, बोलते हैं। फिर बालेश्वर हॉस्पिटल ले आ गया, और लेने के बाद वहाँ पे वो आखिरी सांस लिए थे। और बाकी जो 3 साथी थे वो भी, उनको भी कैप्चर कर लिया गया, और उनके बाद में ब्रिटिश ने उनको फिर एग्जीक्यूट कर दिया। कोट एंड कोट, इंडिया हैज़ टू राइज विथ हर ओन स्ट्रेंथ, ये भी उनका एक बहुत ही फेमस नारा था, जो कि काफ़ी युवाओं को वो संगठित कर पाए थे उसके दौरान। उनका जो जुगांतर पार्टी था वो पूरा फैल गया था, यूपी, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस सभी में फैल गया था। और ये वो डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बिलीव रखते थे, विश्वास रखते थे। और इसी के दौरान ही इसी का जो रिजल्ट है कि वो छूट गए, वो जो कंस्पिरेसी था 11 महीने जेल में ही रह के वो छूट गए थे, क्योंकि कुछ लिंक मिला नहीं, एविडेंस प्रॉपर्ली मिला नहीं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। लोकली वो लोग लीडरशिप लेके काम कर रहे थे। डिसेंट्रलाइज का जो फॉर्मूला था उनको बचा लिया। डैनियल के साथ मिलके, जो कि मेरिटियस स्टूडेंट थे, जो कि मेरिट अच्छा था, जो बंदा अच्छा पढ़ते थे, उनको लेके अब्रॉड भेजते थे। अगर उनके बारे में बाकी जो महान व्यक्तित्व थे वो क्या बोलते हैं, जो ये जर्मन इंडियन जो कंस्पिरेसी था उसके ट्रायल भी चला बाद में, उनके देहांत के बाद वो ट्रायल चला। ब्रिटिश के जो प्रोसिक्यूटर थे वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि वेयर दिस मैन लिविंग ही माइट बी लीड द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट उनका है। उससे पता चलता है उनका क्रेडिबिलिटी क्या था। ब्रिटिश के जो उसी समय का जो इंटेलिजेंस चीफ थे और कमिश्नर ऑफ बंगाल थे, चार्ल्स टेगर, वो बोलते हैं कि देयर ड्राइविंग पावर इज इमेंस। इसका मतलब उनका जो काम करने का क्षमता है बहुत ही शानदार था, बहुत ही लाजवाब था। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर वो आर्म्स कोस्टल में पहुंच जाता, कुछ हैंड ओवर हो जाता और उनका आर्मी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, हो सकता है ब्रिटिश ये वार हार जाता। इन 1925 गांधी जी ये बोलते हैं उनके बारे में कि एक डिवाइन पर्सनालिटी थे। 1971 में जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंस हुआ, उनके जो मुख्य लीडर थे मुजीबुर रहमान, उनके भी वो आइडियल थे। बगावतीन को जो शख्सियत, जो स्थान मिलना चाहिए था फ्रीडम फाइटर में, जो किताबों में, जो देश के सभी लोगों में जो अवेयरनेस होने चाहिए थे, वो बिल्कुल भी नहीं है। जो बंगाल गवर्नमेंट ने वही एक मेमोरियल का इनोग्रेट किया 1990 सितंबर 10 में, जो कि उनका 75th डेथ एनिवर्सरी उनका था। और
और बाराबाटी में वहाँ पे भी एक स्टैचू किया जहाँ पे जो हॉस्पिटल था वो आखिरी सांस लिए थे वहीं पे, उनका भी एक स्टैचू है। मंगल गार्डन ने किया, हालांकि वो इलाका पूरी तरह से उड़ीसा में आता है। तो हमारे भारत की यही सबसे बड़ी परेशानी रही है कि हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई दूसरे ने आके हम लोगों के ऊपर इन्वेड किया, कोई रूल किया, मुग़ल आए कि ब्रिटिश आए। प्रॉब्लम तो यही है कि देश के लोगों ने ही उनका साथ नहीं दिया, देश के लोगों ने ही देश का साथ नहीं दिया। यही हमारा दुख है। आशा करता हूँ कि आगे भी ये रिवोल्यूशनरी जो सीरीज़ है मैं आगे भी करूँगा। बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी है जिनका नाम आगे नहीं आ पाया, शायद हम लोगों की गलती की वजह से आगे नहीं आ पाए। मैं उनको आगे लाने के लिए कोशिश करूँगा और आपका प्यार मिले और हम आगे ऐसे ही बढ़े। नमस्कारम, धन्यवाद, जय हिंद।